दोस्तों, वर्तमान स्थिति को देखते हुए लगता है कि आने वाले समय में एक देश एक चुनाव होगा। बीजेपी का भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। क्या होता है एक देश एक चुनाव? क्या सचमुच सभी चुनाव एक साथ कराए जाएंगे? कैसे कराए जाएंगे चुनाव? कांग्रेस की क्या राय है? संविधान में कौन कौन से संशोधन करने पड़ेंगे? साथ में इससे पहले कब कब हुआ था देश में एक देश एक चुनाव? कितना खर्चा आता है? फायदा क्या होगा? नुकसान क्या होगा? इसका पूरा विश्लेषण लेकर मैं आया हूं। इस वीडियो में अगर आप बने रहेंगे तो आने वाले 5-7 मिनटों में आप समझ जाएंगे कि एक देश एक चुनाव कैसे होगा और क्या भारतीय जनता पार्टी के पास या एनडीए के पास इस समय इतनी कुवत है, इतने सांसदों की संख्या है कि वो इस कानून को पारित करा दें और ये कानून बना दें, संविधान में संशोधन कर दें। इस विषय पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि वन देश वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा इस समय राष्ट्रीय मुद्दा बना हुआ है। हर व्यक्ति इसे समझना चाहता है। तो आइए हम भी इसे समझने की कोशिश करेंगे और एक हवा को भी हवा देने से बचेंगे कि क्या एक देश एक चुनाव होने से सिर्फ बीजेपी का फायदा होगा या अन्य पार्टियों का भी होगा। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वन देश वन इलेक्शन के पक्ष में क्या तर्क है और विपक्ष में क्या तर्क है, फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले फायदे की बात करते हैं। जो बीजेपी एनडीए के लोग पक्ष रख रहे हैं कि फायदा क्या होगा। एक देश एक चुनाव से पैसे की बचत होगी। कहा यह जा रहा है कि 1.5% जीडीपी जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि सारे चुनाव के खर्चे बच जाएंगे। सारी मशीनरी जो है वो एक समय पर ही काम करेगी। आचार संहिता लगने से विकास प्रभावित होता है, ऐसा माना जाता है। कुछ दिनों पर चुनाव हो जाते हैं, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, कोई चुनाव हो, उस समय आपको याद होगा आचार संहिता लग जाती है जिससे कोई भी योजनाएं लागू नहीं हो पाती हैं। इसलिए देश में सिर्फ एक बार आचार संहिता लागू होगी कुछ महीनों के लिए, जिस समय चुनाव होते रहेंगे और साल भर में हमेशा आचार संहिता लागू नहीं होगी। बार बार चुनाव होने से जनता परेशान होती है, ऐसा मानना है एनडीए का, जिन्होंने ये बिल लाया है। बार बार जनता चुनाव में परेशान होती है, कभी इसका वोट देने जा रहे हैं, कभी उसका वोट देने जा रहे हैं, कभी यहां जा रहे हैं, कभी वहां से वोट आ रहे हैं, ऐसा मानना है। राजनीतिक पार्टियों के खर्चे में भी कमी आएगी। जब एक देश एक चुनाव होगा तो मान लीजिए बीजेपी का कोई कैंडिडेट है, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट है, एक साथ उतारेंगे और एक साथ उनके नेता प्रचार भी कर सकेंगे। जैसे मान लीजिए आज राहुल गांधी की रैली लखनऊ में लगी है तो वो विधानसभा कैंडिडेट के लिए भी बात करेंगे, पंचायत वाले के लिए भी बात करेंगे और लोकसभा वाले के लिए भी बात करेंगे। सरकारी मशीनरी और सुरक्षा बलों का भार कम होगा। आप जब भी चुनाव में जाते हैं, चुनाव की स्थितियों को देखते हैं तो वहां देखते होंगे कि वहां बीएलओ से लेकर प्राइमरी के टीचर तक और सुरक्षा बल के जवान से लेकर पुलिस के जवान तक लगे रहते हैं और उनका काम कुछ और होता है और वो चुनाव कराते रहते हैं। तो इससे सुरक्षा बलों के विषय पर भी भारी कमी आएगी। चलिए, भार कम होगा, जीडीपी बढ़ेगी। मैंने शुरुआत में कहा है जब खर्चा कम होगा तो ऐसा आंकड़ा बताया गया है रिपोर्ट के अनुसार कि 1.5% जीडीपी बढ़ सकती है। मान लीजिए इस समय जीडीपी 6.5 है, अगर है तो इसमें 1.5 बढ़ जाएगा तो लगभग 8% की जीडीपी हो सकती है अगर ऐसा होता है तो। अच्छा, नुकसान क्या होगा, विपक्ष क्या तर्क दे रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय स्तर और स्थानीय मुद्दे अलग अलग होते हैं, एकदम सही तर्क है, ऐसे तर्क को समझने का चाहिए। जैसे पंचायत का चुनाव में आदमी वोट इसलिए करता है कि उसकी नाली सड़क बनाई जाए, विधायक का वोट इसलिए करता है कि कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी, शहर की व्यवस्थाएं और थोड़ी बड़ी व्यवस्थाएं ठीक हो। संसद का निर्माण, सांसद का चुनाव इसलिए होता है कि ताकि वो हमारे लिए कानून बना सके। तीनों में मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक ही आदमी विधानसभा के चुनाव में सब समाजवादी पार्टी को वोट देता है और वही आदमी लोकसभा के चुनाव में जो है वो नरेंद्र मोदी को वोट देता है और वही आदमी पंचायत के चुनाव में पार्टियां ना देखते हुए अपने रिश्तेदार या प्रधान को वोट देता है। तो हर चुनाव में हर स्तर के चुनाव होते हैं और सबके मुद्दे अलग अलग होते हैं। इसलिए यहां पर यह भी देखना पड़ेगा कि एक साथ चुनाव होगा तो एक साथ 4 ईवीएम लगा दी जाएगी, हर बार अलग बटन दबाने होंगे। तो यह समझने की कोशिश, यह भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक साथ चुनाव होने से वोटर फैसला लेने से प्रभावित होगा। ये मैंने कहा प्रभावित होगा क्योंकि वो सोच नहीं पाएगा। एक आदमी, बहुत सारे लोग, 100 करोड़ वोटर है, अभी तो जनसंख्या जनगणना नहीं हुई है, तो 100 करोड़ वोटर है एक समय अनुमान से लगाइए, तो हर आदमी उसमें पढ़ा लिखा नहीं, तो हर बार वो मतलब जिसको कहा जाएगा उत्तर प्रदेश की भाषा में घचपचिया जाएगा। चलिए, 5 सालों में एक बार चुनाव होने से केंद्र सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। जब ऐसा होगा तो केंद्र सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। विधानसभा के लोग
लोगों पर अलग अलग विधानसभाओं पे दबाव बनेगा और केंद्र सरकार जो है वो कम दबाव में रहेगी। जो चौथा है, चुनाव से सरकारी पैसे उतने ही खर्च होंगे। विपक्ष का मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ये दावा बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह नोटबंदी के दावे किए जाते थे। नोटबंदी के दावे में जैसे कि काला धन वापस आ जाएगा, लोगों के खाते में 15-15 लाख चले जाएंगे, इस टाइप की बातें कही जाती थी ना। नोटबंदी अगर हो गया, बाबा रामदेव कहा करते थे, तो गैस 100 रुपए में मिलने लगेगा। तो उसी तरह ये भी है कि अगर एक वन नेशन वन इलेक्शन करा देंगे तो खर्चा कम हो जाएगा, जीडीपी बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष का मानना है। विपक्ष ये भी सवाल खड़ा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में ये ईवीएम, वीवीपैट या पोस्टल बैलेट कहां से आप लेकर आएंगे इतने जल्दी, और इसमें भी बड़ा खर्चा होगा, टैक्स पेयर का खर्चा होगा। तो ये फायदे और नुकसान हैं। अब मैं बताऊंगा कि संसद की कार्रवाई में क्या क्या हुआ, कौन से संविधान संशोधन होंगे, कांग्रेस क्या कह रही है, ये सब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आज संसद में हुआ क्या है। संसद में क्या हुआ है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंगलवार को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन जब बिल लेकर आए तो उसके बाद वोटिंग उस पर कराई गई। वोटिंग पक्ष में 269 लोगों ने वोटिंग के पक्ष में वोट दिया है और विरोध में 198 वोट पड़े हैं। अब यह मामला जेपीसी के पास जाएगा। जेपीसी में इसमें भेजा जाएगा, ताकि इसलिए भेजा जाएगा क्योंकि सभी पार्टियों की राय वहां बने, उस पर सहमति बने। जो भी लगभग 20,000 18,000 पन्ने बनाए गए हैं उसमें जो गलतियां हो अन्य सांसद समझें, उनके सेक्रेटरी समझें और बकायदा उस पर मंथन हो। जेपीसी में यही काम होता है, उस पर खूटा पथक हो और लोग उसमें कमियां निकालें और कमियों को दुरुस्त किया जाए। इसलिए मामला जेपीसी में जाएगा। अगर जेपीसी में इस मामले को जब फाइल बंद कर देगी तो ये एक बार फिर से संसद में आएगा और संसद में फिर से लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में पारित होगा और इसके बाद राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति अगर इस बिल पे अपना कहती हैं कि ठीक है तो इसके बाद से ये कानून बन जाएगा और वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा। तो आपने इस तरह से समझा क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, क्या चाहती है सरकार। अब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और शुरुआत से समझेंगे कि क्या क्या हुआ था, कब कब कैसे हुआ था। तो सबसे पहले सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना तलाशने के लिए एक समिति का गठन किया, एक बड़ी समिति बनाई। समिति में कौन कौन थे? समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद थे, 15वीं वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह थे, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप थे, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे थे, चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी थे, कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल थे, नितिन चंद्र थे। इसके अलावा और लोग भी थे। और इस समिति ने 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। यही समिति जो बनी थी। अब उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद से इसमें 191 दिन का रिसर्च लगा था। जो समिति तैयार की गई थी उसमें 191 दिन का समय लगा था। हजारों लोगों ने, जिसमें तमाम आईएएस देश के वरिष्ठ बुद्धिजीवी, ये लोग तो अध्यक्षता में थे, तमाम लोग उस पर पढ़े, रिसर्च किए, अन्य देशों को भी मिलाए कि जापान में कैसे वन नेशन वन इलेक्शन होता। इस सब चीजों को, दुनिया भर की तमाम चीजों को पढ़े और 191 दिन का रिसर्च किए हजारों लोग और लगभग 18,626 पन्नों का एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार हुआ। विस्तृत रिपोर्ट 18,626 पन्नों का। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समिति की सिफारिश को मंजूर कर दिया जो उनके पास आया। इसके बाद 12 सितंबर को वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी। मतलब कानून बनाने की तरफ हम आगे बढ़ गए थे। आज जो है ये इसी के बाद की घटना हुई है कि लोकसभा में जब बिल को रखा गया है तब वोटिंग हुई है। सरकार का मानना है कि इससे चुनावी खर्चे कम होंगे, विकास कार्यों में तेजी आएगी, सरकारी कर्मचारियों की बार बार ड्यूटी से छुटकारा मिलेगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट में बताया यह गया है कि लगभग उन्होंने 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया। 62 राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों को बुलाया, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया, उनसे संपर्क किया, बातचीत की, उनके साथ नाश्ता किया, टेबल पे बैठे और जिसमें 32
लोगों ने, 32 पार्टियों ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया। 32 पार्टियों ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया, और जब 15 पार्टियां ऐसी थीं जो इसके विरोध में थीं, और वो 15 पार्टियां ऐसी थीं जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कहा ठीक है, व्यवस्थाओं के अंदर से पार्टियां राजनीतिक होती हैं, कब किसका किससे सेटिंग बैठ जाए इसमें किसी को पता नहीं चलता है, कल तक विरोधी हैं आज साथ में है, तो कब किसके साथ हो जाए, इसलिए 15 पार्टियों ने जवाब अभी नहीं दिया है, और 32 ने जो है वो समर्थन किया है और 15 ने विरोध किया है। तो जो 15 विरोध किए हैं इनको अगर हटा दिया जाए, लेकिन जो 15 संशय में है, सरकार उनके साथ भविष्य में काम कर सकती है। जैसे समाजवादी पार्टी ने कहा नहीं हमको नहीं चाहिए, कांग्रेस ने कहा नहीं चाहिए, तो ये कभी नहीं पीछे पलटेंगे। लेकिन छोटी छोटी पार्टियां जिनके पास कई विधायक हैं, जिनके पास सांसद हैं, वो पलट सकते हैं और उनका काम जो है वो इसमें बड़ा खेल कर सकते हैं और ये कानून पारित करवा सकते हैं। चलिए, क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, क्या है आंकड़े और क्यों पड़ेगी विपक्ष की जरूरत, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। यही मैं समझाना चाह रहा था कि सदन में तो ये आ गया है, जेपीसी में चला जाएगा, जेपीसी से जब निर्णय के बाद आएगा तब इसमें पड़ेगी एक बार फिर से वोटिंग की जरूरत, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, तब राष्ट्रपति के पास जाएगा। लेकिन क्या लोकसभा और राज्यसभा में इतनी कुवत है एनडीए की कि वो इस व्यवस्था को हासिल कर पाए? आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लोकसभा में 543 सांसद हैं और वोटिंग में शामिल अगर ये सारे होते हैं तो बिल को पास करने के लिए कितने सांसदों की जरूरत होगी? 362। राज्यसभा में बिल को पास करने के लिए 164 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। अभी लोकसभा में एनडीए के पास मात्र 292 लोग हैं और जबकि राज्यसभा में 112 सीटें हैं, तो समझिए 192 यहां पर और 112 यही एनडीए की स्थिति है। और अगर 6 मनोनीत सांसद जोड़ लिए जाए राज्यसभा में तो 118 की जरूरत पड़ेगी और वोटिंग की जरूरत है 164। तो मतलब दोनों स्थिति में बीजेपी एनडीए नहीं है, ना राज्यसभा में पास करा सकती है अपने दम पर, ना लोकसभा में पास करा सकती है, क्योंकि लोकसभा में 362 वोट चाहिए और बीजेपी के पास मात्र 292 लोग हैं, जिसमें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी है और नीतीश कुमार की पार्टी भी शामिल है और एलजेपी की भी पार्टी शामिल है, चिराग पासवान की। अब क्या करना पड़ेगा? बीजेपी एनडीए को विपक्षियों से सहारा लेना पड़ेगा। या तो उनसे यह कहना पड़ेगा कि आप वोटिंग करने ना आए उस दिन जिस दिन वोट हो, या तो यह कहना पड़ेगा कि आप हमारे पक्ष में वोट करें, गुप्त मतदान करें, क्योंकि गुप्त मतदान ही होता है, तो गुप्त मतदान करें। तो अगर विपक्ष के कुछ पार्टियां चाहे, मैं बता रहा हूं ना, वो 15 पार्टियां जो अभी अपनी राय नहीं व्यक्त की हैं, तो यह बिल पास हो सकता है, अन्यथा यह बिल एकदम फिर से वापस हो जाएगा और इसका कोई मतलब नहीं होगा जेपीसी के बाद भी, क्योंकि संख्या है ही नहीं एनडीए और बीजेपी के पास इसे पास कराने के लिए। अब संविधान संशोधन क्या होगा? संविधान कैसे संशोधित किया जाएगा? इसीलिए संविधान जब संशोधन होगा तभी नया कानून आएगा और तभी देश में एक देश एक चुनाव होगा। क्या क्या संशोधन होगा उसको समझने की कोशिश करिए। संविधान में कुल 18 संशोधन की आवश्यकता है इस समय इस काम को करने के लिए, लेकिन जो मुख्य संशोधन है उसमें अनुच्छेद 83, जिसमें संसद के सदस्यों की अवधि के संबंध में है, अभी आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा, और अनुच्छेद 172 ये राज्य की विधानसभा की अवधि के संबंध में है। अब समझिए, 2029 में अगर चुनाव कराने होंगे तो एक तारीख डिसाइड करनी होगी। जैसे अमेरिका में 25 तारीख को चुनाव होता है, या इस डाइट को इस 4 साल बाद उसी दिन चुनाव होता है। ये डेट आपको याद होगी ना कि अमेरिका में एक ही दिन चुनाव होता है, वो 4 साल बाद अपने आप रिपीट होता है। या मकर संक्रांति 14 को ही पड़ती है, या आपका बर्थडे 15 को ही पड़ता है। उसी तरह एक चुनाव की डेट नियत करनी होगी, निर्धारित करनी होगी। और राज्य की विधानसभा कार्यकाल घटाने की आवश्यकता होगी। जहां जहां कार्यकाल, जैसे मान लीजिए 2027 में अगर चुनाव होता है और समाजवादी पार्टी जीत जाती है या भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तो उनका कार्य 2029 तक ही रहेगा। अगर 15 मई एक दिन डिसाइड किया जाएगा तो 15 मई तक ही रहेगा, मतलब 2 ही साल रहेगा, बीजेपी का कार्यकाल हो चाहे सपा का कार्यकाल हो, ऐसे समझिए। और जिन राज्यों में, ये तो कम हो गया, जिन राज्यों में
ऐसा है कि किसी का कार्यकाल 26 में खत्म हो रहा है तो 26 से कार्यकाल उसका 27 कर दिया जाएगा। मतलब 1 साल का गैप, अगर 1 साल 6 महीने का गैप है तो उसका 6-7 महीना बढ़ा दिया जाएगा। ऐसी 17 पार्टियां होंगी जिनके कार्यकाल उस समय घटाने और बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। जिनका 5 साल का कार्यकाल है इस तिथि से वो आगे बढ़ेगा और जिनका 5 साल से कम का कार्यकाल है वो पीछे आएगा। इस चीज को आप समझ गए होंगे अब तक कि कार्यकाल घटाया जाएगा और बढ़ाया जाएगा। चाहे कोई कभी चुनाव लड़े, चाहे कभी जीता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी राजनीतिक दल का कार्यकाल 6 साल का भी हो सकता है, 6.5 साल का भी हो सकता है और किसी राजनीतिक दल का कार्यकाल मात्र 2 वर्ष का भी हो सकता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति बनेगी, कैसे राजनीतिक पार्टियां इसे बर्दाश्त कर पाएंगी। जैसे कि मान लीजिए कि अभी उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार है, 15वां साल 2027 में पूरा हो जाएगा, 15 साल पूरा हो जाएगा। उसके बाद से समाजवादी पार्टी के सपने हैं कि हो सकता है वो जीत जाए 2027 में चुनाव, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2 ही साल तक बनेंगे और अगर बाबा चुनाव फिर से जीत जाते हैं योगी आदित्यनाथ तो वो भी 2 ही साल तक रहेंगे। मतलब आप कार्यकाल इधर उधर कर दिया जाएगा। चलिए कांग्रेस का क्या मानना है, क्योंकि इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, तो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस है। तो कांग्रेस का क्या मानना है? कांग्रेस कह रही है ये एक शगुफा है, बीजेपी इसे कभी नहीं पारित करवा पाएगी। शगुफा इन द सेंस एयर बैलून है, ये कभी नहीं करा पाएगी। ये तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए, एक नई चर्चा को जन्म देने के लिए ये शगुफा छोड़ा गया है। बीजेपी के अपने ही सांसद इसके खिलाफ हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो और बीजेपी इसे कभी नहीं प्राप्त कर पाएगी क्योंकि उनके पास संख्या ही नहीं है। बीजेपी को किसी अन्य मुद्दों पर ट्राई करना चाहिए, शगुफा है। 2019-29 में अगर ऐसा होता है, कहते हैं, उनका कहना है, तो 17 राज्यों में ऐसी सरकार होगी जिनके 1 या 2 साल बाकी रहेंगे, उन्हें भंग करना पड़ेगा और ये राज्य सरकारें नहीं चाहेंगी। जिसका बढ़ेगा तो ठीक है, लेकिन जिसका घटेगा वो मानेगा नहीं, वो राज्य सरकार नहीं मांगेगी, कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पॉलिटिकल और सरकारी कमेटी अध्यक्ष बनाना भी इस बात से आपत्ति है। कांग्रेस की एक आपत्ति है कि रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्हें किसी सरकारी और पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष क्यों बनाया गया? वो राष्ट्रपति पद से रिटायर थे, अपना उन्हें रिटायर था, वो पूर्व राष्ट्रपति रहते। राष्ट्रपति बनने के बाद भी एक समिति बनाई गई, वो भी पॉलिटिकल है, सरकारी है, उसमें उन्हें अध्यक्ष क्यों बनाया गया? ये गरिमा के साथ एक खिलवाड़ है। कांग्रेस कह रही है इससे हमें गहरी आपत्ति है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार नोटबंदी की तरह जिस तरह बातें कर रही थी कि जिस तरह काला धन वापस आ जाएगा, जिस तरह सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सबके पास पैसा हो जाएगा, इसी तरह सरकार वन नेशन वन इलेक्शन भी कर रही है और इससे बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है, यथास्थिति रहेगी और वैसे ही रहेगी। कांग्रेस का एक तर्क है जो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, इसे समझने की कोशिश करिए, ये आपको भी हो सकता है इसे सुनने के बाद इसे अच्छा लगे। कांग्रेस कह रही है कि हम वन नेशन वन लैंग्वेज नहीं है, मतलब एक देश में एक भाषा नहीं है, तो एक देश में एक चुनाव कैसे हो सकता है? कुछ दूरी पे भाषा बदल जाती है, इधर वाला उधर को नहीं समझता, उधर वाला उधर को नहीं समझता है, लेकिन ऐसा अन्य देशों में नहीं है। पूरे देश, जापान में पूरी जापानीज बोली जाती है, लेकिन भारत में हर राज्य में अलग अलग भाषा है। हम वन नेशन वन रिलीजन नहीं है, भारत में एक देश एक रिलीजन भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम तरह के पंथ हैं, तमाम धर्म हैं, अलग अलग सबकी मान्यताएं हैं, तो तमाम धर्मों से हमारा देश बना हुआ है। हम वन नेशन वन कल्चर भी नहीं, हमारा कल्चर भी एक जैसा नहीं है, सबके कल्चर अलग अलग हैं। हम वन नेशन वन कलर भी नहीं है, कलर इन द सेंस हम एक जैसे दिखते भी नहीं है, कहीं के लोग काले दिखते हैं, कहीं के गोरे, कहीं मोटे, तो इस टाइप के हम, जैसे क्या होता है कि कोई देश होता है वहां पूरा गोरों का देश होता है, कोई पूरा कालों का। मैं रंगभेद टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसी को समझने की कोशिश करिए। कांग्रेस कह रही है ये विविधताओं का देश है और यहाँ विविधता से इलेक्शन होने चाहिए और ये इलेक्शन जो है ये सबके आधार पे होने चाहिए, क्योंकि ग्राउंड से लेकर अपर तक हर जगह की सोच अलग अलग होती है। मैंने शुरुआत में बताया था कि पंचायती चुनाव का वोट डालने समय मेरी ही मानसिकता कुछ और रहती है, क्योंकि प्रधान जो होता है वो गांव का होता है, उसे हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और व्यक्तिगत रूप से जब हम उसे जानेंगे तो उसे समझेंगे और उसको अपने रिश्तेदारी के आधार पर, पटीदारी के आधार पर या जानने के आधार पर वोट देंगे। विधानसभा के चुनाव थोड़ा उससे बड़ा होता है, लेकिन उसमें भी मुद्दे अलग होते हैं। लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा होता है, उसमें भी अलग मुद्दे होते हैं। तो तीनों चुनाव में एक ही मतदाता होता है, लेकिन उसकी सोच अलग अलग होती है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन में जो राय दी जा रही है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे और उसके ठीक 100 दिन बाद
बाद पंचायती इलेक्शन और जो छोटे छोटे इलेक्शन है हर जगह पूरे देश में होते हैं वो एक साथ कराए जाएंगे। मतलब एक साथ पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा होगा, फिर 100 दिन का रेस्ट दिया जाएगा, फिर 100 दिन बाद पंचायती चुनाव हो जाएंगे। ये नए वन नेशन वन स्कीम है। अब आपको ये जानना होगा, सोच रहे होंगे कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन कहां से आ गया, क्या इससे पहले भी हुआ था? शुरुआत में मैंने कहा था तो हाँ, इससे पहले हुआ था। वन नेशन वन इलेक्शन 4 बार हो चुके हैं इस देश में शुरुआती दिनों में। बाद में इसे बदल के हर जगह हर तरह के इलेक्शन करा दिए गए। कब कब हुए, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आजादी के बाद भारत में पहली बार 1951-52 में आम चुनाव हुए थे। उस लोकसभा के साथ साथ 22 राज्यों की विधानसभाओं में चुनाव कराए गए थे। इसमें करीब प्रक्रिया में 6 महीने लगे थे। पहली चुनाव में 489 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था और 17 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाला था। इसके अलावा 1957, 1962 और 1967 में भी वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव हुआ था। जब पहली बार चुनाव हुए थे तो आप समझिए 17 करोड़ मतदाता थे। आज 100 करोड़ मतदाता हैं। 5 गुना कहें या 6 गुना मतदाता बढ़ गए हैं। भारत डेवलप हो गया है, सोच बदल गई है लोगों की, लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं। वर्तमान स्थिति, हर व्यक्ति वोट डालने से पहले बहुत कुछ सोचता और समझता है। तब की क्या स्थिति थी, अब की क्या स्थिति है, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। फिलहाल बीजेपी ये दावा कर रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो देश के लिए एक बहुत अच्छी चीज साबित होगी। इससे देश में विकास होगा, जीडीपी पे में ग्रोथ होगा और देश में बार बार चुनाव कराने वाली समस्या खत्म हो जाएगी। वहीं कांग्रेस दावा कर रही है इससे अभिव्यक्ति की आजादी खत्म होगी, संविधान खतरे में आ जाएगा और जो लोगों का मत है वो एक जगह संक्षिप्त नहीं रह पाएगा, एक जगह वो अच्छे से नहीं दे पाएंगे। वो जब मत देने जाएंगे तो वो भ्रमित हो जाएंगे, वो सोच नहीं पाएंगे और इससे मूल मत जो है वो मत पेटिकाओं में या ईवीएम में कैद नहीं हो पाएगा। तो आप क्या सोचते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपकी राय मैं आमंत्रित करता हूं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप सोचते हैं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे थे तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।